गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हमारी क्लास रहेगी डीएलएड की साइंस की क्लास में। आज हम जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गति के नियम। जैसा कि आपको पता होगा गति के नियम किसने दिए हैं। गति के नियम 3 नियम जो हैं वो न्यूटन ने दिए हैं। गति के कितने नियम दिए गए हैं, 3 नियम, जिसको किसने दिया है, न्यूटन ने। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि जो गति के नियम हैं वो किसने दिए, तो आप आंसर कर देंगे न्यूटन ने। मान लीजिए उन्होंने पूछा न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, तो आप आंसर दे सकते हैं न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। जैसे कि उन्होंने 3 नियम दिए, तो आज हम गति के प्रथम नियम के बारे में बात करेंगे। जो गति का प्रथम नियम है उसको जानेंगे कि वो क्या होता है, क्या क्या उसमें रहता है, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, और उसको अच्छे से आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि न्यूटन ने गैलीलियो की अवधारणाओं के आधार पर गति के कितने नियम दिए, 3 नियम दिए, जिनमें से प्रथम नियम क्या है, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने राइट डाउन किया है। प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। मतलब प्रत्येक पिंड तब तक अपनी अवस्था में उसी अवस्था में रहता है जब तक कि हम उस पर बाह्य बल नहीं लगाते हैं, तब तक वो अपनी उसी अवस्था में बना रहता है। जैसे हम उस पर बाह्य बल आरोपित करते हैं वो अपनी नेक्स्ट अवस्था में आ जाता है। ठीक है, यदि हम इसको सरल शब्दों में समझना चाहें तो यदि किसी पिंड पर लगने वाला बल नेट बाह्य बल 0 है, मान लीजिए किसी पिंड पर जो बाह्य बल लग रहा है वो क्या है, 0 है, तो उसका त्वरण 0 होता है। बिल्कुल, यदि बल उस पर 0 लग रहा है तो उसका त्वरण जो रहेगा वो भी 0 रहेगा। शून्येतर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बल लगता हो। व्यवहार में इस नियम के द्वारा हम 2 प्रकार की स्थितियों का सामना करते हैं। इस नियम में हम 2 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी स्थिति बनती है, जैसे कि हम इसको कोई एक उदाहरण द्वारा समझेंगे, एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। मान लीजिए अंतरा तारकीय आकाश में सभी गुरुत्वीय वस्तुओं से दूर किसी अंतरिक्ष यान जिसके सभी रॉकेट बंद किए जा चुके हों, ऐसा अंतरिक्ष यान जिसके रॉकेट जो है वो सभी बंद किए जा चुके हों, उस पर कोई नेट बल कार्यरत नहीं होता, उस पर जो बाह्य बल है वो कार्य नहीं करता है। गति के प्रथम नियम के अनुसार इसका त्वरण कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि यह गति में है तो इसे संवेग से गतिशील अवस्था में रहना चाहिए। तथापि बहुत बार हमें सभी बलों का ज्ञात नहीं होता है। बहुत से बल हम जाने अनजाने में कई बल लगाते हैं, लेकिन वो हमारे डेली रूटीन में रहते हैं, डेली लाइफ में रहते हैं, इसलिए हमें उन बलों का जो है वो आभास नहीं होता है। उस अवस्था में यदि हमें यह ज्ञात हो कि कोई वस्तु अत्वरित है, अर्थात वह वस्तु जो विरामावस्था में है, अत्वरित मतलब जो विराम अवस्था में त्वरण जिसका 0 है, अथवा एक समान रैखिक गति में है या फिर एक समान रैखिक गति में चल रही है वो, तब हम गति के प्रथम नियम के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस वस्तु पर नेट बाह्य बल 0 होना चाहिए। मान लीजिए कोई वस्तु जो है वो विरामावस्था में है तो तब भी उसका त्वरण जो रहेगा वो 0 रहेगा, या फिर कोई एक समान गति से जो है वो चल रही है तब भी उसका जो त्वरण वेग है, बाह्य बल है, वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। जिस कारण पृथ्वी पर उपस्थित सभी 0 होना चाहिए। गुरुत्व हर स्थान पर उपस्थित रहता है, सही बात है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्व है, वो हर स्थान पर मौजूद उपस्थित होता है, जिस कारण पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करती हैं। इस कारण से जो सभी वस्तुएं रहती हैं वो क्या करती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती हैं। साथ ही वे गतिशील वस्तुएं सदैव घर्षण बल, श्यान आदि का भी अनुभव करती हैं। ये वस्तुएं
गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ घर्षण बल का, श्यानता का भी क्या करती हैं, अनुभव करती हैं। साथ ही वे गतिशील सदैव घर्षण बल, श्यान आदि का भी अनुभव करती हैं। जब कभी पृथ्वी पर स्थित कोई वस्तु विराम अवस्था अथवा एक समान रैखिक गति में होती है, तब उसके ऐसा होने का कारण यह नहीं होता कि उस पर कोई भी बल कार्यरत नहीं है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या फिर वो एक समान गति से चल रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि उस पर कार्यरत विभिन्न बाह्य बल एक दूसरे को निरस्त करके सभी बलों के योग को शून्य नेट बाह्य बल बना देते हैं। उन पर क्या करते हैं, जो बल कार्य करते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, और उसको नेट बाह्य बल को क्या कर देते हैं, वो शून्य कर देते हैं। मान लीजिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मेज पर विराम अवस्था में रखी कोई भी पुस्तक आप ले लें, ठीक है। आपने एक मेज ली और उस पर एक अपनी पुस्तक जो है वो रख दी। उस पुस्तक पर दो बाह्य बल कार्यरत है। फर्स्ट तो उसका गुरुत्वीय बल, बिल्कुल, अर्थात पुस्तक का भार, ठीक है, नीचे की दिशा में, तथा मेज द्वारा पुस्तक पर ऊपर की दिशा में अभिलंब बल, स्वयं समाजित होने वाला बल है। बिल्कुल, जो पुस्तक है वो मेज पर रखी है तो वो नीचे की तरफ रखी है, मतलब उस पर गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है पृथ्वी का, और मेज के ऊपर रखी है तो वो वहाँ मेज से उसको ऊपर की ओर बल लग रहा है, तो वो हो गया उसका दूसरा बल। मतलब दो बल उस पर कार्य कर रहे हैं। अभिलंब बल हो गया, स्वयं समाजित होने वाला बल है। अतः गति के प्रथम नियम के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि R का परिणाम W के परिणाम के समान है। W बराबर R है, मतलब जो गुरुत्वीय बल और जो आपका अभिलंब बल है वो क्या है, समान है। अर्थात ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त करते हैं, इसलिए इस पुस्तक की जो स्थिति है वो विराम अवस्था में है। गति के प्रथम नियम के अनुसार इस पर कुल बाह्य बल शून्य होना चाहिए। इसका आशय है कि अभिलंब R पुस्तक के भार W के समान तथा विपरीत होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कोई पुस्तक रखी है आपकी मेज पर, तो उसमें जो मेज पर रखी है तो मतलब नीचे की साइड ही रखी है, तो उसमें जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल भी लग रहा है और मेज से उसमें अभिलंब बल भी लग रहा है, लेकिन ये बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। समान स्थिति में लग रहे हैं, समान लग रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। इसलिए जो बुक है वो किस में जाती है, विराम अवस्था में चली जाती है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। अब हम एक कार की गति या चाल पर गौर करते हैं। कार की गति जो होती है, आप कोई कार चला रहे हैं जिसमें कार विराम से गति प्रारंभ करके अपनी चाल में वृद्धि करती है और फिर चिकनी सीधी सड़क पर पहुंचकर एक समान वेग से गति करती हुई चलती है। बिल्कुल, जब यह विराम अवस्था में होती है तब उस पर कोई भी नेट बल नहीं होना चाहिए। जब वो विराम अवस्था में थी, आपके गैरेज में रखी थी, तो उस पर कोई नेट बल नहीं होना चाहिए। यह एक बाह्य बल ही होना चाहिए। कार के त्वरण हेतु किसी भी आंतरिक बल को उत्तरदायी नहीं माना जाता। जो कार में त्वरण है उसमें कोई आंतरिक बल नहीं लगता। यह सुनने में अद्भुत लग सकता है, परंतु यही सत्य है। सड़क के अनुदिश विचारणीय बल घर्षण बल होता है। जब बातों पर ध्यान देने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि कार की गति में त्वरण का कारण घर्षण बल है। कार की गति में जो त्वरण होता है उसका कारण क्या है, घर्षण बल है। जब कार एक समवेग से गति करती है तब उस पर कोई नेट बल नहीं होता। जब वो एक समवेग से गति कर रही होती है तो उस पर कोई नेट बल नहीं लगता। यदि हम एक्चुअली में इसको समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ही इजी है कि कोई भी वस्तु जो है वो क्या नहीं करती है, अपने आप गति नहीं करती है। जब तक कि कोई भी ऐसी वस्तु जो निर्जीव है वो अपने आप गति नहीं करती है, जब तक कि उस पर क्या नहीं लगाया जाए, बाह्य बल जो है वो नहीं लगाएं। ठीक है। गति के प्रथम नियम में व्याप्त जड़त्व का गुण बहुत सी परिस्थितियों में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। जो गति का प्रथम नियम है उसमें जो जड़त्व का नियम है वो भी कई परिस्थितियों में हमें देखने को मिलता है। हम किसी रुकी हुई बस में खड़े हैं मान लीजिए,
और अचानक ड्राइवर बस को चला देता है और हम एक ही झटके के साथ पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। बिल्कुल कई बार हमारे साथ भी होता है, हम बस में खड़े हैं या बैठे हैं और ड्राइवर ने बस जैसे चलाई तो हम आगे की ओर या पीछे की ओर क्या होने लगते हैं, गिर पड़ते हैं। यदि घर्षण ना होता तो हम वहीं रहते जहाँ पहले थे, जबकि हमारे पैरों के नीचे बस का फर्श केवल आगे की दिशा में सरकता और बस का पिछला भाग हमसे आकर टकरा जाता। परंतु संयोगवश हमारे पैर और फर्श के बीच कुछ घर्षण बल है। जब हम जहाँ भी जाते हैं आते हैं तो एक घर्षण बल हमारे साथ जो है वो कार्य करता है। यदि बस की पिक अप अति आकस्मिक नहीं है अर्थात त्वरण सामान्य है तो घर्षण बल हमारे पैरों को बस के साथ त्वरित करने के लिए पर्याप्त होगा। परंतु वास्तव में हमारा शरीर एक दृढ़ पिंड नहीं है, इसमें रूपांतरण परिवर्तन हो सकता है अर्थात इसके विभिन्न भागों के मध्य आपेक्ष विस्थापन संभव है। इसका आशय हुआ कि जब हमारे पैर बस के साथ आगे बढ़ते हैं तो शरीर का बचा हुआ भाग जड़त्व के कारण वहीं स्थिर रहता है, इसलिए बस के सापेक्ष हम पीछे की ओर फेंक दिए जाते हैं। जैसे कि यह घटना घटती है, शरीर के बचे हुए भागों पर पेशीय बल कार्य करने लगता है जो शरीर के बचे भाग को पैरों के साथ गति कराता है। इस प्रकार की घटना तीव्र गति से चलती है, बस के अचानक रुकने पर घटती है। हमारे पैर घर्षण के कारण वहीं रुक जाते हैं क्योंकि घर्षण बल पैरों तथा बस के फर्श के बीच आपेक्ष गति होने नहीं देता है, परंतु शरीर का शेष भाग जड़त्व के कारण आगे की ओर गति करता रहता है। परिणाम स्वरूप हम आगे की ओर झुक जाते हैं। प्रत्ययनयनी पेशीय बलों के काम करने के कारण शरीर विराम अवस्था में आ जाता है। देखिए आप ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको लग रहा होगा मैम क्या भाषा बोलती जा रही हैं बुक से पढ़ के या किसी भी चीज़ से पढ़ के। तो देखिए मैं आपको एक ही लाइन में समझा दे रही हूँ। गति का प्रथम नियम हमें ये बताता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में सरल अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। जैसे ही हम बाह्य बल आरोपित करते हैं वैसे ही वो अपनी गति अवस्था में आ जाती है। मान लीजिए मैंने आपको बुक का एग्जाम्पल दिया, यदि हम टेबल पे बुक रखे हैं और तो वो क्या करती है, उसके बीच एक पृथ्वी का जो है वो गुरुत्वीय बल कार्य करता है और उसके ऊपर रखी है तो उसके ऊपर जो है वो उसका अभिलंब बल जो है कार्य करता है। अभिलंब और पृथ्वी का गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं, इसलिए जो पुस्तक है या बुक है वो स्थिर बनी रहती है। दूसरा मैंने एग्जाम्पल बताया आपको कि यदि कार चल रही है तो उसमें कोई आंतरिक बल कार्य नहीं करता है बल्कि बाह्य बल ही उस पर कार्य करता है, तब वो अपनी गति अवस्था में आती है। तीसरा मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि मान लीजिए किसी बस में आप जा रहे हैं और आप खड़े हैं और जैसे ही बस ड्राइवर आया उसने जैसे ही गाड़ी चलाई आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि आपके पैरों पे तो गुरुत्वीय बल था लेकिन आपका बाकी का शरीर में उसके लिए वो तैयार नहीं था, ठीक है, इसलिए आप गिर पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप कुछ देर खड़े रहते हैं तो क्या करता है, आपका जो पेशीय बल रहता है वो आपके आधे पार्ट को मतलब पैरों के ऊपर वाले पार्ट को वो क्या करता है, सहारा प्रदान करता है, जिससे जो हमारा बॉडी है वो भी स्थिरता प्रदान हो जाती है उसमें स्थिर और वो बस के साथ ही गति करने लगती है। ठीक है, ये आपका प्रथम नियम था, गति का प्रथम नियम, और जो कि है न्यूटन ने आपका प्रथम नियम दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम गति के द्वितीय नियम के बारे में बात करेंगे कि द्वितीय नियम क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम गति का द्वितीय नियम पढ़ेंगे। ठीक है।